हेलो दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे काव्य। पहला नंबर जो पढ़ाया जाएगा काव्य की परिभाषा, फिर काव्य के भेद, फिर काव्य के कितने प्रकार बताए गए हैं। पूरा हम आपको विधिवत ढंग से इसी में इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमको पहले देखना है काव्य की परिभाषा। तो काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। काव्य के दो भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद हैं भला? दो भेद। कौन कौन से हैं दो भेद? पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। अब हम पहला नंबर पढ़ेंगे श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। श्रव्य काव्य जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है वह श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे कोई कविता पढ़ो, कोई कहानी, उपन्यास आदि, ये किसके अंतर्गत आएंगे? श्रव्य काव्य के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य की किसे कहेंगे भला? जिस काव्य को देखकर आनंद की अनुभूति होती है तब वह दृश्य काव्य होता है। तब वह कौन सा काव्य होगा? दृश्य काव्य। जैसे नाटक है, एकांकी नाटक आप जब देखेंगे तब आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगा, उसे क्या कहेंगे? दृश्य काव्य। अब इसका हम क्रम से आपको भेद भी बताएंगे। जैसे दृश्य काव्य के भेद कितने हैं, श्रव्य काव्य के कितने भेद है। तो पहला नंबर हम देखते हैं श्रव्य काव्य के भेद। तो श्रव्य काव्य के दो भेद बताए गए हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं। पहला नंबर प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य, ठीक है। अब चलो चलते हैं। प्रबंध काव्य में क्या है पहले पढ़ लेते हैं उसकी परिभाषा, किसके बारे में बताया गया है। प्रबंध काव्य की परिभाषा: काव्य वह रचना जो कथा सूत्र या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से बंधी हो या प्रबंध किया हो, जिसे कहते हैं आप गांव की भाषा में प्रबंध काव्य कहलाता है। फिर से देख लेते हैं। वह काव्य रचना कथा सूत्र या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो प्रबंध काव्य कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें कोई एक कथा कार्यक्रम तथा रूप से गठित होता है तथा उनकी पुष्टि के लिए कई अंतर कथाएं भी होती है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। प्रबंध काव्य क्या होता है? विस्तृत होता है। सॉरी, इसमें डबल लिखा गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। प्रबंध काव्य क्या होता है? विस्तृत होता है। काव्य में जीवन की विभिन्न झांकियां प्रसंग की जाती है या प्रस्तुत की जाती है। मतलब प्रबंध काव्य के अंतर्गत उसमें विभिन्न प्रकार के कला रूप ये दिखाए जाएंगे। अब पढ़ेंगे प्रबंध काव्य के प्रकार। तो प्रबंध काव्य के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो प्रबंध काव्य के दो प्रकार हैं। कौन कौन? महाकाव्य और कौन सा? खंड काव्य। पहला है क्या? महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे रामचरितमानस, कामायनी आदि। खंड काव्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सुदामा चरित, पंचवटी। महाकाव्य वह कहलाता है जिसमें किसी भी चीज का पूरा विस्तृत जानकारी दिया हो, महाकाव्य। खंड काव्य वह कहलाता है जो किसी एक चीज का वर्णन किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? खंड काव्य। अब इसके अंतर्गत और पढ़ लेते हैं। पहले इसमें जैसे बताया गया था प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, तो प्रबंध काव्य को तो हम बता दिए परिभाषा, लेकिन अब हम आपको बता देते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य की परिभाषा बताएंगे, विशेषताएं और उनके प्रकार और उसके पूरे अंत, मतलब मुक्तक काव्य से विधिवत पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मुक्तक काव्य की परिभाषा क्या है इसमें देख लीजिएगा। मुक्तक काव्य रचना की परिभाषा: वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद
के प्रसंग से मुक्त होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत माना गया है जैसे बिहारी सतसई, कबीर की साखियाँ आदि यहीं से लिए गए हैं। अब इसी से संबंधित हम मुक्तक काव्य की विशेषताएं भी देख लेते हैं। ठीक है ना, कभी कभार आ जाया करता है। जैसे आप जैसे कक्षा 9, 10, 11, 12 ये जो हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये सभी कक्षाओं में आपको, या कि आप कॉलेज स्तरीय में है तब पर भी इसको आप पढ़ सकते हैं, ये पूरे आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, काव्य की विशेषताएं। तो काव्य की विशेषताएं जो है तो निम्नलिखित है। मुक्तक काव्य, इसमें मुक्तक नहीं लिखा गया है। मुक्तक काव्य के लोक व्यवहार और नैतिक भावनाओं का समावेश होता है। ठीक है, पहला नंबर इसकी विशेषताएं हैं किसकी, मुक्तक काव्य की। दूसरा नंबर इसमें बताया गया है प्रत्येक छंद अपने आप से पूर्ण होता है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं इसमें किसी रस विशेष की गहन अनुभूति विद्यमान रहती है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं कथा तत्व का प्रायः अभाव रहता है। जो कथा वाचन वाले होते हैं, कथा तत्व का क्या होता है, अभाव होता है। अब देखते हैं कि मुक्तक काव्य होते कितने प्रकार के हैं। तो मुक्तक काव्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। कौन कौन सा होता है, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। अब गेय मुक्तक की परिभाषा क्या है और पाठ्य मुक्तक की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो पहले नंबर देखते हैं इसमें गेय मुक्तक की परिभाषा। गेय मुक्तक काव्य में भाव और संगीत की प्रमुखता होती है और यह प्रेम और करुणा आदि भावों पर आधारित होता है। गेय का मतलब, गेय मुक्तक का मीन्स होता है या कि मतलब होता है गाना। ठीक है, और पाठ्य मुक्तक का होता है कि इसको पढ़ना। ठीक है, अभी हम पढ़ें क्या पढ़े हैं, गेय मुक्तक। अब पढ़ेंगे हम पाठ्य मुक्तक। पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं। अभी हमने बताया कि गेय मुक्तक गाया जाता है और पाठ्य मुक्तक को पढ़ा जाता है। पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं, इनमें किसी एक भाव या अनुभूति की गहनता होती है। इसके अंतर्गत बिहारी, कबीर, रहीम, तुलसी के दोहे इसी कोटि के अंतर्गत लिए जाते हैं। किस कोटि के अंतर्गत लिए जाते हैं, ये आपके जो पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको और पढ़ा देते हैं कि गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक में अंतर क्या है। ये आपके पेपर में आया करता है अधिकतर। तो अब देख लेते हैं कि गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक में अंतर क्या है। ठीक है, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है हमको या पता करना है। तो पहले नंबर में पाठ्य मुक्तक, दूसरे में क्या लिखा है, गेय मुक्तक। तो पाठ्य मुक्तक क्या होता है, पाठ्य मुक्तक मात्र पढ़े जाते हैं, गेय मुक्तक मात्र गाए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर, पाठ्य मुक्तक में भाव और अनुभूति की गहनता होती है, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, गहनता का होना आवश्यक नहीं है। जबकि गेय मुक्तक में भाव और अनुभूति की गहनता होती है, इसमें नहीं होती है। किसमें, पाठ्य में और गेय में होती है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर इसमें क्या बताया गया है, पाठ्य मुक्तक में लय तुक आदि रहित होता है, मतलब रहित का मतलब कि नहीं रहता। और इसमें गेय मुक्तक में देख लेते हैं, गेय मुक्तक में लय तुक आदि की विशेष महत्व होता है, मतलब लय, गेय मुक्तक में लय तुक आदि का विशेष महत्व होता है। अगला नंबर देखते हैं, जैसे पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत रखा गया है कविता, वाचन, पढ़ना आदि, ये पाठ्य मुक्तक। इस कविता को पढ़ेंगे, बाँचेंगे, है ना, तो यह किससे होगा, पाठ। और गेय मुक्तक के अंतर्गत रखा गया है, जबकि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास के पद, इसे आप गा करके पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम देखेंगे
महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ये आपके कक्षा 10, 12 ये यहाँ सब ये 4 नंबर के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ठीक है, तो हम विधिवत ढंग से इसको पढ़ेंगे। पहले नंबर में क्या है? महाकाव्य। दूसरे में क्या लिखा है? खंड काव्य। ठीक है ना। तो पहला नंबर हमारा क्या है? महाकाव्य में इतिहास, पुराण, प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है जिसमें नायक का संपूर्ण वर्णन होता है। मतलब महाकाव्य को हम पहले बताए हैं कि महाकाव्य वह काव्य कहलाता है कि किसी भी कथा वस्तु का पूरा विस्तृत जानकारी देना ही क्या कहलाएगा? महाकाव्य। खंड काव्य को देखते हैं। जबकि खंड काव्य में किसी एक घटना या जीवन के एक अंश का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? खंड काव्य। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर किसका? महाकाव्य में। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कितने सर्ग होते हैं? सर्ग की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 8। ठीक है, जबकि खंड काव्य में सर्ग की संख्या 8 से कम होती है। ठीक है, अब चलो देखते हैं अगला नंबर, तीसरा नंबर जो है, महाकाव्य की मात्रा अधिक होती है, जबकि खंड काव्य की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अगला नंबर देखते हैं, महाकाव्य में अनेक छंद प्रयुक्त होते हैं, जबकि खंड काव्य में एक ही छंद की छटा विद्यमान रहती है। मतलब एक ही के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर, महाकाव्य का उदाहरण रामचरितमानस को कहा गया है या माना गया है। रामचरितमानस में जैसे नाटक के पूरे विस्तृत जानकारी इसमें बताया गया है, पूरा एकदम विधिवत ढंग से। जबकि खंड काव्य को पंचवटी कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचवटी किसे माना गया है? जैसे नाटक से संबंधित एक जो कला है उसमें एक ही चीज का चरित्र का वर्णन किया जाए या दिखाया जाए, वह क्या कहला जाएगा? तुम्हारा कहला जाएगा खंड काव्य। ठीक है, अब इसके बाद एक और अंतर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें है प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य में अंतर। ये भी आपके कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। कक्षा 10 वाले या 9वीं वाले में भी बहुत अच्छे से इसे पढ़ें। चलो देखते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है। क्या होता है? विस्तृत होता है। जबकि मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है। सीमित मतलब जितना जरूरत है सिर्फ उतना रहना सीमित कहलाता है। अब देखते हैं, प्रबंध काव्य में कथा वस्तु होना अनिवार्य होता है, जबकि मुक्तक काव्य में कोई कथाक्रम नहीं होता। अगला नंबर देखते हैं, प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होता है, मतलब क्रमशः जिसे माना गया है, जबकि मुक्तक काव्य सर्गबद्ध नहीं होता है। ठीक है, अगला नंबर और लास्ट है, प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध बना पाया जाता है, जबकि मुक्तक काव्य के छंदों में पूर्वापर संबंध का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल में आप जुड़ें और इस चैनल के परिवार का हिस्सा आप बने। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।